नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता वीकेजी फ्यूजन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था विलयन, और विलयन का आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। विलेयता टॉपिक में कोई भी विलेय विलायक में कैसे घुलता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम आज द्रव विलयनों की शुरुआत करेंगे, और द्रव विलयनों में हम गैसों का द्रव में विलयन के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें गैसों के द्रव में विलयन को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण हेनरी के नियम की बात करेंगे, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो बहुत सारी स्थितियां हो सकती है। जैसे विलेय विलायक में अघुलनशील भी रह सकता है, विलेय विलायक में कुछ मात्रा में घुल सकता है, और इसके अलावा विलेय विलायक में पूर्ण रूप से भी घुल सकता है। अर्थात किसी भी विलेय के विलायक के अंदर घुलने को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, और विलेय के विलायक में घुलने को ही हमने एक विशेष शब्द विलेयता के रूप में पढ़ेंगे। 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा जो उसमें घुल सकती है, उसी मात्रा को विलेयता के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, विलेयता भी एक प्रकार की सांद्रता ही है। सांद्रता का ही एक दूसरा रूप हम विलेयता को बोल सकते हैं, तथा इसके जो भी मात्रक है वो सारे मात्रक सांद्रता वाले ही मात्रक होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है, 100 ग्राम के हिसाब से लिया है, हम इसको मोल के हिसाब से भी ले सकते थे, हम इसको मोल भिन्न के हिसाब से भी प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन एक सामान्य परिभाषा हमने यहाँ पर देखी है। और सभी प्रकार की सांद्रताओं के बारे में हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है। और जब सांद्रताओं की बात आई गई है तो मैं आपसे 2 छोटे छोटे सवाल करता हूं, उसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। सबसे पहला सवाल है कि 5% भार आयतन नमक के जलीय विलयन में नमक की कितनी मात्रा उपस्थित होती है। आपके ऑप्शन है 95 ग्राम, 5 ग्राम, 19 ग्राम या 547 ग्राम। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है कि अणुओं में संगुणन या वियोजन होने पर सांद्रता की कौन सी इकाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता और मोललता। आपको अपने उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। अब हम विलायक में विलेय के घुलने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, विलेय के विलायक में घुलने के लिए 3 प्रकार के अंतराकर्षण जिम्मेदार होते हैं। अब वो 3 प्रकार के अंतराकर्षण है। सबसे पहले है, जो भी विलायक हमने लिया है उस विलायक के कणों के मध्य भी एक प्रकार का विशेष आकर्षण होता है, जिसको हमने विलायक के कणों के मध्य का अंतराकर्षण, या विलायक को हमने ए से लिखा है तो ए के मध्य का अंतराकर्षण कहा है। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे विलायक हमारा ये जल है और जल के अणुओं के मध्य में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो जल के अणुओं के मध्य का अंतराकर्षण हो गया हाइड्रोजन बंध, जिससे वो मजबूती से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विलायक में अंतराकर्षण पाया जाता है कणों के मध्य में, तो यहाँ विलायक के कणों के मध्य भी अंतराकर्षण होता है। इसी प्रकार से जो विलेय होते हैं, विलेय के कण जिनको अपन ने बी से लिखा है, बी के कणों के मध्य में भी अंतराकर्षण पाया जाता है। और जब बी को ए में घोला जाता है तो ए और बी के कणों के मध्य भी एक नया अंतराकर्षण तैयार हो जाता है। तो कोई भी विलेय विलायक में घुलेगा या नहीं घुलेगा, यह इन 3 अंतराकर्षणों पर निर्भर करता है। अब इसमें आपको एक चीज समझने में आ गई हो गई कि यदि ए बी अर्थात विलेय और विलायक के मध्य का अंतराकर्षण ए और बी के अंतराकर्षण से ज्यादा होगा तो विलेय विलायक में घुल जाता है, अन्यथा नहीं घुलता है। हम इसको ऊर्जा के रूप में भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे को पता है ए के मध्य में प्रबल आकर्षण बल होते हैं, प्रबल अंतराकर्षण बल होते हैं। तो सबसे पहले तो उसके अंतराकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा, उनके कणों को अलग करना पड़ेगा। जैसे जल में मैंने उदाहरण बताया कि हाइड्रोजन बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ना पड़ेगा जल के अणुओं को अलग करने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ हम ए ले रहे हैं विलायक, तो ए को अलग करने के लिए हमारे को ऊर्जा देनी पड़ेगी, माना वह ऊर्जा ई ए के रूप में हमने यहाँ पर लिखी है। इसी प्रकार से विलेय के कण बी के मध्य में भी अंतराकर्षण है, उस अंतराकर्षण को भी तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे को ई बी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से
ए के कणों को अलग करने के लिए Ea और बी के कणों को अलग करने के लिए Eb ऊर्जा हमारे को देनी पड़ेगी। लेकिन जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो उस कंडीशन में A और B दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उनमें अंतराकर्षण होता है। उस परिस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि यहां हम अलग नहीं कर रहे हैं, यहां पर कण आपस में एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, जिसके कारण से ऊर्जा में कमी आती है और ऊर्जा मुक्त होती है। माना यहां पर मुक्त होने वाली ऊर्जा ES है। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए EA और EB की दोनों की ऊर्जाओं का मान ES यानी मुक्त होने वाली ऊर्जा से कम हो तो उन परिस्थितियों में विलेय विलायक में घुल जाता है। अर्थात जब मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान ज्यादा है और आवश्यक ऊर्जा का मान कम है तो विलेय विलायक में घुल जाता है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए EA और EB ऊर्जा का मान ज्यादा है, अर्थात आवश्यक ऊर्जा का मान ज्यादा है और मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान कम है, तो विलेय विलायक में नहीं घुलता है। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा विलेय विलायक में घुलेगा और कौन सा विलेय विलायक में नहीं घुलेगा। मैं समझता हूं आपको यह अच्छी तरह से समझने में आ गया होगा। फिर भी एक और तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये विलायक A के कण है जो अंतराकर्षण से आपस में पास पास जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से विलेय B के कण है जो भी अंतराकर्षण से आपस में जुड़े हुए हैं। यदि A और B को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने के पश्चात A और B के कण एक दूसरे के पास पास आते हैं और उनमें A B के मध्य भी अंतराकर्षण शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में A B के साथ बंध का निर्माण कर लेता है, अर्थात उसके साथ अंतराकर्षण से जुड़ जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे को विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से विलेय विलायक में घुलने की ये प्रक्रिया है। अब जैसा कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था कि विलयन कुल 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयनों के बारे में हमने पढ़ा था। इस पार्ट में हम मुख्य रूप से द्रव विलयनों के बारे में पढ़ेंगे और आपको पता है कि द्रव विलयन भी 3 प्रकार के होते हैं। द्रव विलयन का मतलब हुआ कि विलायक आपका द्रव अवस्था में है, लेकिन विलेय ठोस, द्रव या गैस कोई सी भी अवस्था में हो सकता है। तो इस प्रकार से द्रव विलयन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गैस का द्रव में विलयन, दूसरा है द्रव का द्रव में विलयन और तीसरा है ठोस का द्रव में विलयन। इन तीनों प्रकार के विलयनों के बारे में इस पाठ में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक मुख्य रूप से रहेगा गैस का द्रव में विलयन। तो हम गैस का द्रव में विलयन शुरू कर। तो गैसों का द्रव में विलयन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और जब कोई भी गैस द्रव के अंदर घुलती है तो उसके घुलने को एक विशेष शब्द अवशोषण के द्वारा जाना जाता है, अर्थात गैसों का द्रव में घुलना अवशोषण कहलाता है। और कितनी गैस अवशोषित हो रही है उस मात्रा को जानने के लिए एक विशेष शब्द अवशोषण गुणांक का उपयोग किया जाता है और वो अवशोषण गुणांक देने का श्रेय वैज्ञानिक बुनसेन को जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही अवशोषण गुणांक के बारे में जानकारी दी थी। अब अवशोषण गुणांक क्या होता है? अवशोषण गुणांक की परिभाषा हम समझे, ध्यान से समझना आप लोग। निश्चित ताप और एक वायुमंडल दाब, क्योंकि हम ज्यादातर जितने भी प्रयोग करते हैं वो खुले पात्रों में करते हैं और खुले पात्र में बाहर वायुमंडल का जो दाब है वही उसके ऊपर भी लगता है, इसीलिए ज्यादातर दाब एक वायुमंडल ही होता है। तो निश्चित ताप और एक वायुमंडल दाब पर विलायक के इकाई आयतन में, विलायक का इकाई आयतन लेना है 1 लीटर या इकाई में लेना है, जो भी लेना है अपने को। तो विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, सामान्य ताप दाब। तो इस प्रकार निश्चित ताप और एक वायुमंडल दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन ही अवशोषण गुणांक कहलाता है, जिसे अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी गैस द्रव में घुलती है तो उसके घुलने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है विलेय की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति, इसके अलावा तीसरा द्रव में घुले अन्य पदार्थों की उपस्थिति भी विलेयता को प्रभावित करती है, और विलयन का ताप और विलयन का दाब, ये प्रमुख कारक है जो किसी भी गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। और इन सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर। सबसे पहले हम बात करते हैं
विलेय की प्रकृति की, कि विलेय की प्रकृति पर किस प्रकार से विलेयता निर्भर करती है। तो आपको 2-3 बातें यहां पे ध्यान रखनी है। वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें हैं अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सभी गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है और आसानी से द्रवित होने वाली गैसें जल में आसानी से घुल भी जाती है। जल हमने यहाँ विलायक के रूप में लिया है। दूसरा है द्रव से क्रिया कर जो यौगिक का निर्माण कर लेती है, ऐसी गैसें भी आसानी से विलायक में घुल जाती है। जैसे अमोनिया को हम पानी में डालते हैं तो अमोनिया पानी से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है, अर्थात उससे क्रिया करके यौगिक बना लेता है। इसीलिए अमोनिया गैस विलायक जल के अंदर आसानी से घुल जाती है। तीसरी परिस्थिति है वे गैसें जो द्रव में आयनित हो जाती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको द्रव में घोला जाता है, पानी में घोला जाता है, तो यह हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयनों में टूट जाती है। इसीलिए HCl आसानी से जल में घुल जाती है। और एक चौथी परिस्थिति और है जो हमने पढ़ा भी, अवशोषण गुणांक, अर्थात जिन गैसों का अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा होता है उन गैसों की विलेयता भी ज्यादा होती है। तो यहाँ हम अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम देख रहे हैं। सर्वाधिक अवशोषण गुणांक अमोनिया का है और नाइट्रोजन का अवशोषण गुणांक का मान सबसे कम है। और ये घटता हुआ क्रम हमारे को ध्यान में रखना है कि पहले अमोनिया है, उससे कम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फिर एसिटिलीन या जिसको हम एथाइन के नाम से भी जानते हैं, और फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये घटता हुआ क्रम आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें पढ़ने के बाद अब कुछ प्रश्नों के जवाब हमारे को मिल जाने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है अमोनिया जल में घुलनशील है जबकि बेंजीन में नहीं, क्यों? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका उत्तर हमने पहले ही पढ़ लिया है। क्योंकि अमोनिया जल के साथ क्रिया करके और यौगिक का निर्माण कर लेती है, इसीलिए ये घुलनशील है पानी में, जबकि बेंजीन के साथ ये किसी भी प्रकार का यौगिक का निर्माण नहीं करती है, इसीलिए उसमें नहीं घुलती है। इसी प्रकार का एक और सवाल पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेंजीन में अविलेय होता है जबकि जल में घुलनशील। इसका भी वही कारण है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के अंदर आयनित हो जाता है और आयनित हो जाने के कारण वो उसमें घुल जाता है, जबकि बेंजीन के अंदर वह आयनित नहीं हो पाता है, इसीलिए यह बेंजीन में अविलेय रहता है। दूसरा कारक है हमारा विलायक की प्रकृति। विलेय अर्थात गैस की प्रकृति हमने देख ली है। अब हम बात करते हैं विलायक की प्रकृति, कि विलायक किस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करता है। इसके लिए आपको एक शब्द पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा, वो शब्द है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अर्थात समान समान को घोलता है। ये बड़ा केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा फेमस शब्द है, समान समान को घोलता है। अर्थात अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय गैसों को घोलते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय गैसों को घोलते हैं, अर्थात समान समान को घोलते हैं। इस चीज को आपको, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे जल जो कि एक ध्रुवीय प्रकृति का होता है और अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी ध्रुवीय प्रकृति की होती है, तो इसलिए ध्रुवीय प्रकृति की जो गैसें हैं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये ध्रुवीय विलायक अर्थात पानी के अंदर आराम से घुल जाती है, जबकि ये बेंजीन में नहीं घुलती है। उसका कारण यही है, जैसे जल है वो बेंजीन में नहीं घुलता है क्योंकि जल जो है वो ध्रुवीय प्रकृति की है, जबकि जो बेंजीन है वो अध्रुवीय प्रकृति की है, इसीलिए जल बेंजीन के अंदर नहीं घुलता है। तो हमारे को बस एक बात ध्यान रखनी है कि समान समान को घोलता है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है घुले हुए अन्य पदार्थ। आप जानते हैं कोई भी द्रव है, द्रव में जब कोई भी गैस घुलेगी तो गैस उसके अंतराकाशों में जाकर के व्यवस्थित हो जाती है। यदि अंतराकाशों में पहले से ही कोई अन्य पदार्थ घुला हुआ है तो जाहिर सी बात है उस गैस को स्थान कम मिलेगा, इसलिए उस गैस की विलेयता भी कम हो जाएगी। इसीलिए यदि किसी द्रव में पहले से ही अन्य पदार्थ घुले हुए हैं तो गैसों की विलेयता कम हो जाती है। बड़ा आसान सा प्रभाव है ये, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। अब ताप का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको इसको विशेष रूप से ध्यान से समझना है। देखिए, सामान्यतः आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में कमी आती है। अब सवाल यह है कि गैसों की विलेयता कम क्यों हो जाती है, तो आप ध्यान से समझिए। जब हम विलयन को गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसमें उपस्थित गैसें
ऊर्जा प्राप्त करती है और ऊर्जा पा करके वो उस विलयन से बाहर की तरफ निकलने लग जाती है, अर्थात उनकी विलेयता में कमी आने लग जाती है। इसीलिए गर्म करने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। और इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण हम लेते हैं, क्योंकि पानी है और पानी में ऑक्सीजन गैस घुली भी रहती है। तो ये देखा गया है कि 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है, 298 केल्विन ताप पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर उसकी आधी ही घुली हुई रहती है। यानी 0 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो घुलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा आधी रह जाती है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए एक सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मछलियां गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे पानी में रहना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन उनको ज्यादा मात्रा में मिल पाती है और वो आराम महसूस करती है, जबकि पानी गर्म होने पर ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है और उनको श्वसन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर धरती का बढ़ चुका है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो पूरी धरती के ऊपर 3/4 भाग पानी है महासागरों के रूप में, उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया है, जिससे उसमें ऑक्सीजन की घुलनशीलता में लगातार कमी आ रही है और यह समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसी प्रकार से आपने साधारणतया सुना होगा, देखा होगा, घर में किया भी होगा कि जब भी कई बार नलों में थोड़ा सा बदबू वाला पानी आ जाता है तो डॉक्टर या वैज्ञानिक आपको सलाह देते हैं कि आप हमेशा पानी को उबाल करके पिए। उबाल कर पीने का कारण क्या है? क्योंकि जब पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, तो उसमें घुलनशील बदबूदार जो गैसें है वो बाहर निकल जाती है और पानी हमारा साफ हो जाता है और पीने लायक हो जाता है। इसीलिए बदबूदार पानी को हमेशा उबाल कर पीने की सलाह दी जाती है। अब इसकी ऊर्जा की यानी ऊर्जा हम देखें कि किस प्रकार से विलेयता में कमी आ जाती है, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझना है, कोई भी गैस जब द्रव के अंदर घुलती है, अब जब गैस बाहर होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसमें अव्यवस्था अर्थात एंट्रोपी का मान भी ज्यादा होता है। लेकिन जब कोई गैस द्रव के अंदर घुल जाती है, द्रव के अंदर घुलने के बाद उसकी गतिशीलता में कमी आती है, अर्थात उसकी अव्यवस्था या एंट्रोपी कम हो जाती है, अर्थात नेगेटिव हो जाती है। जब एंट्रोपी नेगेटिव हो जाती है तो उसकी एंथैल्पी के मान में भी कमी आ जाती है। एंथैल्पी के मान में कमी आएगी तो इसका मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगी, और ऊर्जा बाहर निकलती है तो उस प्रक्रम को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। अर्थात किसी भी गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है और उससे उस विलयन के टेम्परेचर में कमी आ जाती है, ऊष्मा बाहर निकल जाती है। और एक प्रसिद्ध सूत्र है गिब्स एंथैल्पी समीकरण। कोई भी प्रक्रिया संपन्न होती है, स्वतः प्रवर्तित होती है, तो उसके लिए डेल जी का मान ऋणात्मक होना आवश्यक है। अब हम इसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा जब गैस द्रव में घुलती है तो उसकी एंट्रोपी में कमी आती है, अर्थात जो ये डेल एस है, इस डेल एस के मान में कमी आती है, ये मान इसका नेगेटिव हो जाता है। यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है और ये भी नेगेटिव हो जाता है, तो ये दोनों नेगेटिव मिलकर के यहां पर हो जाते हैं पॉजिटिव वैल्यू। जब ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी और ये डेल एच भी पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर डेल जी का मान नेगेटिव नहीं हो पाएगा, और जब तक डेल जी का मान नेगेटिव नहीं होगा ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसीलिए जरूरी है कि जब डेल एच का मान नेगेटिव हो गया है तो डेल एच अर्थात एंथैल्पी के मान में कमी आए, अर्थात यह मान कैसा हो जाए? ऋणात्मक। इसीलिए यहाँ एंथैल्पी में कमी आती है ताकि यह प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित हो सके, और एंथैल्पी में कमी आने के कारण यह प्रक्रिया हो जाती है ऊष्माक्षेपी। तो इस प्रकार से किसी भी गैस का द्रव में घुलने की जो प्रक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। लेकिन अब आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि दो गैसें हाइड्रोजन और हीलियम जब जल में घुलती है तो वह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी न होकर के ऊष्मा शोषी होती है। अर्थात हम इसको एक अपवाद के रूप में पढ़ सकते हैं, जब भी हाइड्रोजन या हीलियम जल में घुलती है तो ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाकर के वो जल में घुलती है, अर्थात इनकी विलेयता एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम
होता है। और गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाला अंतिम कारक हमारा दाब। दाब किस प्रकार से गैसों को प्रभावित करता है, आप ये ध्यान से समझिए। यहाँ पर यहाँ में हमने एक पात्र लिया है। यहाँ पात्र में हम देख रहे हैं नीचे की तरफ ये विलायक है या विलयन है, और यहाँ ऊपर की तरफ इसमें गैस है। दोनों को हमने एक पात्र में ले रखा है और ऊपर से हमने ये पिस्टन लगा रखा है ताकि पिस्टन से इसके ऊपर दबाव डाला जा सके। इस पहले चित्र में यहाँ जो दबाव डाला जा रहा है वो दाब है P1। जब P1 दाब इसके ऊपर डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में कुछ गैस इस विलयन या विलायक के अंदर घुल जाती है, घुली हुई रहती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने के साथ ही जो पिस्टन है वो पिस्टन और ज्यादा नीचे की तरफ जाता है, और नीचे जाता है तो गैस से के ऊपर बहुत प्रबल दाब लगाता है, और यहाँ दाब हमने लगाया है P2। जब गैसों के ऊपर ज्यादा दाब लगाया जाता है तो गैसें एक दूसरे के नजदीक आती है, जिससे उस द्रव या विलयन की सतह पर उनके टकराने की दर बढ़ जाती है, और जब टकराने की दर बढ़ जाएगी तो उसके अंदर घुलने की दर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम सामान्यतया देखते हैं कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में वृद्धि होती है, और इसके लिए जरूरी है P2 इज ग्रेटर देन P1, अर्थात बाद में लगाए जाने वाला दाब ज्यादा हो। दाब ज्यादा होगा तो ही गैसें विलयन या विलायक के अंदर आसानी से घुल जाती है। किसी भी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का कितना प्रभाव होता है उसका मात्रात्मक अध्ययन करने का श्रेय सबसे पहले वैज्ञानिक विलियम हेनरी को जाता है। उन्होंने इस पर विस्तार से अध्ययन किया, और विस्तार से अध्ययन करने के बाद उन्होंने 1805 में एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है, और हेनरी के नियम के आधार पर इन्होंने समझाया। हेनरी के नियम को समझने से पहले यहाँ हम डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये नीचे विलायक है जिसका हमने इकाई आयतन लिया है, इसके ऊपर गैस है, और ये बंद पात्र में हमने यहाँ पर लिया है। जब बंद पात्र में गैस और विलायक को हमने ले लिया है, गैस के कण लगातार गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और साथ ही साथ द्रव की सतह पर भी ये टकराते हैं, जिससे द्रव की सतह के ऊपर ये एक दाब उत्पन्न करते हैं। अब जब जितनी भी कोई गैस इसमें घुलने वाली होगी वो इसमें घुल जाती है। घुलने के बाद इसमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, अर्थात जितनी गैस घुल रही होती है उतनी ही बाहर भी निकल रही होती है। तो इस प्रकार से यहाँ साम्य अवस्था स्थापित है, और जब यहाँ साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है उन परिस्थितियों में विलायक के ऊपर उपस्थित गैस के द्वारा इस द्रव की सतह पर दाब लगाया जाता है। साम्य अवस्था पर किसी भी गैस की जो विलेयता होती है वह उसके द्वारा द्रव की सतह के ऊपर लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है, अर्थात दाब ज्यादा होगा तो गैस की विलेयता भी ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से हेनरी ने अपना नियम दिया, और उस नियम में कहा कि दिए गए ताप पर किसी गैस की विलेयता साम्य अवस्था पर उस गैस के द्वारा विलायक की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी साम्य पर इसके द्वारा सतह पर जो दाब लगाया जाएगा उसके समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से यदि विलेयता को हम मोल भिन्न या मोल अंश के रूप में लेते हैं तो XB से इसको लिखा जाता है, तथा दाब को हम P के रूप में लिखते हैं। तो हेनरी के नियम के अनुसार XB अर्थात विलेयता P के समानुपाती अर्थात दाब के समानुपाती होती है। अब यहां एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि विलेयता एक प्रकार का सांद्रता का ही रूप है दूसरा, तो यहां हम इसको मोल भिन्न के रूप में या मोल के रूप में या प्रतिशतता के रूप में या मोललता के रूप में या फॉर्मलता, नॉर्मलता किसी के भी रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हेनरी के नियम के बहुत सारे रूप होते हैं, उनमें से हम सबसे ज्यादा चलन में और सबसे ज्यादा उपयोगी रूप की ही बात करेंगे, और यहां पर हम उसी को पढ़ रहे हैं। अर्थात XB मोल भिन्न के रूप में सर्वाधिक रूप में उपयोग में लिया जाता है हेनरी के नियम को, तो XB दाब के समानुपाती होता है। या हम इसको लिख सकते हैं उल्टा करके, P समानुपाती होता है XB के। तो जब P XB के समानुपाती होता है तो समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाया जाता है और बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। यहां पर एक कांस्टेंट अर्थात स्थिरांक हमने लिया है, वो है KH। तो यहां KH हो गया है हेनरी स्थिरांक, जो कि वैज्ञानिक हेनरी के सम्मान में ही दिया गया है। तो KH हेनरी स्थिरांक है,
XB घुली हुई गैस की मोल भिन्न है, P साम्य पर गैस के द्वारा लगाया जाने वाला दाब है। लेकिन अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहां पर उल्टा क्यों कर दिया है। उसका छोटा सा कारण है, क्योंकि जब इसको P समानुपाती XB के रूप में लिखते हैं और तब जो स्थिरांक यहां पर हमारे को प्राप्त होता है उसी स्थिरांक को हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। यदि हम इसको इसी रूप में रहने दें, XB समानुपाती है P के, तो उन परिस्थितियों में यहां पर हमारे को एक नया स्थिरांक लगाना पड़ेगा K डैश, यानी XB बराबर हो गया K डैश P के। यहां पर K डैश समानुपातिक स्थिरांक है। अब ये K डैश और KH में हमेशा एक रिलेशन होता है कि KH K डैश का व्युत्क्रम होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम के इक्विवेलेंट होते हैं। तो KH बराबर 1/K डैश हम यहां पर लिख सकते हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए हमने यहां पर P समानुपाती है XB के रूप में लिख करके और फिर जो यहां पर समानुपातिक स्थिरांक है वो KH लिखा है, और ये KH ही हेनरी स्थिरांक कहलाता है। यह हेनरी स्थिरांक बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी नियम स्थिरांक या हेनरी स्थिरांक की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता है इसकी कि हेनरी स्थिरांक का मात्रक दाब के मात्रक के समान ही होता है, अर्थात हेनरी स्थिरांक का मात्रक दाब के मात्रक के समान ही होता है। यह कैसे होता है ये देखिए, यहां पर समझिए आप। यहां P बराबर KH XB आया था। XB यहां पर मोल भिन्न है और मोल भिन्न का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो P और KH ये दो ही बचे, P बराबर KH आया, इसीलिए P का जो भी मात्रक होगा वही KH अर्थात हेनरी स्थिरांक का मात्रक होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दाब का जो मात्रक होता है हेनरी स्थिरांक का मात्रक भी वही होता है, और दाब के मात्रक को हम सामान्यतः टोर में या बार में या वायुमंडल में हम लिख देते हैं। अब टोर का बार और वायुमंडल से क्या संबंध है? 760 टोर एक वायुमंडल दाब के बराबर होता है, और इसी प्रकार से 750 टोर हम ले लें तो वह एक बार के बराबर होता है। इस बात को भी आपको नोट डाउन करना है और ध्यान में रखना है। दूसरी विशेषता इसकी है, भिन्न भिन्न गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक के मान अलग अलग होंगे। ये बिल्कुल उचित है। जैसे पानी में हम बात करें, हाइड्रोजन का हेनरी स्थिरांक का मान होता है 71.18 किलो बार, जबकि पानी में ही ऑक्सीजन का हेनरी स्थिरांक का मान मात्र 44 किलो बार होता है। तो इस प्रकार से गैसें अलग अलग होगी तो किसी विलायक में उनके हेनरी स्थिरांक के मान भी अलग अलग होंगे। तीसरी है हेनरी स्थिरांक की विशेषता, ताप बढ़ने के साथ साथ हेनरी स्थिरांक के मान में भी वृद्धि होती है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जल में नाइट्रोजन के लिए 293 केल्विन हम यहां पर ले रहे हैं। 293 केल्विन ताप पर हेनरी स्थिरांक का मान होता है 74.78 किलो बार, नाइट्रोजन के लिए है। जबकि यदि नाइट्रोजन के लिए ही टेम्परेचर 293 से बढ़ा करके और 298 कर दिया जाए तो हेनरी स्थिरांक का मान आता है 89.78 किलो बार। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा, 293 से 298 हुआ, तो हेनरी स्थिरांक का मान भी 74.78 से बढ़कर के 89.78 हो जाता है। तो इसका एक सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है विशेष गैस के लिए हेनरी स्थिरांक के मान में भी वृद्धि होती है। चौथी विशेषता है, भिन्न भिन्न विलायकों में किसी गैस का निश्चित ताप पर हेनरी स्थिरांक का मान भी भिन्न भिन्न होता है। यानी यहां दूसरे पॉइंट में तो हमने विलायक एक ही लिया था और गैसें भिन्न भिन्न ली थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गैस तो एक ही है लेकिन विलायक हम भिन्न भिन्न ले रहे हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, एक उदाहरण से हम समझते हैं कि 298 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, निश्चित ताप ले लिया हमने एक, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम बात कर रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम यदि जल में घोलते हैं तो उसके लिए हेनरी स्थिरांक का मान होता है 1.67,
और इसी परिस्थिति अर्थात 298 केल्विन ताप पर वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम बेंजीन में घोलें तो हेनरी स्थिरांक का मान आता है 0.11 किलो बार। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न विलायकों में किसी गैस का निश्चित ताप पर हेनरी स्थिरांक का मान भी भिन्न भिन्न होता है। और इसका अंतिम विशेषता है कि हेनरी स्थिरांक के मान में वृद्धि के साथ साथ किसी गैस की विलेयता में कमी आती है। अर्थात यदि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ रहा है तो गैस की विलेयता लगातार कम होती जाती है। तो ये सभी हेनरी नियम स्थिरांक या हेनरी स्थिरांक की विशेषताएं हो गई है। अब हेनरी स्थिरांक को ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान तरीके से तो उसको हम एक सीधे ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ग्राफ में हम देख रहे हैं यहाँ विलायक में घुलनशील गैस की मोल भिन्न अर्थात XB और गैस के द्वारा लगाए जाने वाला दाब अर्थात P। तो P और XB के मध्य में यहाँ ग्राफ बना रहे हैं तो हमारे को एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और इस सीधी रेखा का जो भी ढाल होता है वो ढाल ही हेनरी स्थिरांक कहलाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हेनरी स्थिरांक को जब हम ज्ञात करते हैं तो उसमें विलेयता को हम अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने पहले मोल भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया था, इसी प्रकार से हम अब एक और तरीके से यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये काम की चीज है क्योंकि आगे इस चीज का उपयोग करना है हमारे को। तो यहां पर अब हम स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा ले रहे हैं। वहां मोल भिन्न ले रहे थे, यहां मात्रा ले रहे हैं। तो घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था में गैस के द्वारा विलायक की सतह पर लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। अर्थात वहां पहले हमने XB लिया था और यहां हम ले रहे हैं M। तो कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। यहां मजबूरी में मेरे को दूसरा कथन बताना पड़ रहा है, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे बहुत सारे कथन हो सकते हैं अलग अलग, सारे हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहां M गैस की घुली हुई मात्रा है जो कि दाब के समानुपाती होती है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तो एक कांस्टेंट हम यहां पर लगाते हैं K'। तो K' यहां पर समानुपातिक स्थिरांक होता है, M यहां पर घुली हुई गैस की मात्रा है और P साम्य अवस्था पर गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए जाने वाला दाब है। इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है कि जो समानुपातिक स्थिरांक होता है K' वो बराबर होता है M/P के। अब हम इसका प्रयोग आगे एक तथ्य को प्रूफ करने में लेंगे और वो है स्थिर ताप पर विलयन में गैस के आयतन की मात्रा दाब से अप्रभावित रहती है। इस चीज को हमारे को प्रूव करना है कि दाब का आयतन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो कंडीशन क्या है? जब तापमान स्थिर हो। तो इसको समझने के लिए हम कक्षा 11 में हमने विस्तार से पढ़ा है आदर्श गैस समीकरण PV = nRT, जहां पर P दाब होता है, V आयतन है, T टेम्परेचर है, N यहां पर गैस के मोलों की संख्या है, जबकि R गैस स्थिरांक होता है। अब यहां PV = nRT है, N यहां पर गैस के मोल है और मोल निकालने का सूत्र हमने कक्षा 11 में भी देखा है, पिछले चैप्टर में भी, पिछले टॉपिक में भी हमने देखा है कि गैस के मोल निकालने का सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अणु भार। अर्थात यहां पर हम कैपिटल M गैस का अणु भार है और स्मॉल m यहां गैस का ग्राम में भार हमने लिया है। तो ग्राम में भार बटे अणु भार हम मोल के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां हमने स्मॉल m के लिए गैसों का ग्राम में भार है और कैपिटल M यहां पर अणु भार है। वैसे हम सांद्रताओं के रूप में कैपिटल M को मोलरता से और स्मॉल m को मोललता से लिखते हैं, तो वहां आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप कोई भी सूत्र का उपयोग करते हैं तो उस सूत्र में प्रत्येक चर को आपको इस प्रकार से यहां लिख देना चाहिए ताकि कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। यदि आप यहां पर इस तरह से लिख देंगे कि M और कैपिटल M का मतलब क्या है तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम यहां पर यदि थोड़ा सा चेंज कर दें और P को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दाईं तरफ लेके आते हैं तो V बराबर M/P RT/M हो जाएगा। और जब ये हो गया तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ T टेम्परेचर है जो कि हमने पहले ही
स्थिर ले रखा है, ध्यान से समझना, अर्थात ये T यहां पर स्थिर है, R यहां पर गैस स्थिरांक होता है जो पहले से स्थिर है, M यहां पर गैस का अणुभार है जो कि हमेशा निश्चित होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों राशियां तो निश्चित हो गई है। अब बचा M/P। तो देखिए M/P भी एक स्थिरांक है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि K डैश बराबर M/P, अर्थात M/P एक समानुपातिक स्थिरांक के बराबर होता है। अर्थात जब यहां पर ये भी स्थिर हो गया और ये तीनों भी स्थिर हो गए तो इसका मतलब गैस का आयतन भी स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर विलयन में गैस के आयतन की मात्रा दाब से प्रभावित नहीं होती है। तो इस प्रकार से यह आयतन भी एक स्थिरांक हो जाता है। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं अर्थात लिमिटेशन देखते हैं हम। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना, दाब अधिक तो हो लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि दाब बहुत अधिक हो जाएगा तो हेनरी का नियम उस समय काम नहीं करेगा। यदि आप दाब बहुत ज्यादा कर देंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था, ग्राफ इस तरह से प्राप्त हुआ था, यहां हमने दाब लिया था, यहां पर हमने मोल भिन्न ली थी। यदि दाब हम लगातार बढ़ाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब दाब बढ़ता रहेगा लेकिन गैस की विलेयता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस तरह से हमारे को ग्राफ मिल जाएगा। तो यानी बहुत ज्यादा दाब नहीं होना चाहिए। दूसरा है ताप कम होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि टेम्परेचर कम होता है तो गैसों की विलेयता ज्यादा होती, लेकिन तापमान बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहुत शब्द का उपयोग आपको करना है। दाब अधिक हो लेकिन बहुत अधिक ना हो, ताप कम हो लेकिन अत्यंत या बहुत अधिक कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा है आपका विलयन हमेशा तनु होना चाहिए, अर्थात जो विलेय हम बोल रहे हैं उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, तो हेनरी का नियम काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण और चौथी बात यह है कि गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव और गैस दोनों में ही समान होनी चाहिए। दोनों में समान होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि गैस के कण द्रव में न तो संगुणित होने चाहिए और न ही वियोजित होने चाहिए, और न ही गैस के कणों को द्रव के साथ कोई अभिक्रिया करनी चाहिए। तो जब ये परिस्थितियां होगी तो ही हेनरी का नियम लागू होगा, अदरवाइज हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। अब यहां हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि हम जब पानी लेते हैं H2O और उसमें जब हम अमोनिया को घोलते हैं तो अमोनिया को घोलने पर क्या ये हेनरी के नियम की पालना करेगा? बताइए आप लोग, क्या ये हेनरी के नियम की पालना करेगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा। उसका कारण यह है क्योंकि अमोनिया गैस अवस्था में तो इसका सूत्र NH3 होता है, लेकिन जब इसको जल में घोल दिया जाता है तो यह इसके साथ मिलकर के और NH4OH का निर्माण कर लेता है। इस कारण से यह हेनरी के नियम की पालना नहीं करता है। अब हम हेनरी के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हेनरी का नियम कहां कहां काम में आता है। सबसे पहले तो जो भी ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा उच्च दाब पर भरी जाती है, क्योंकि दाब ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता ज्यादा होगी। इसीलिए आप जब भी देखते हैं बोतल जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की हम लेके आते हैं बहुत एयरटाइट होती है और उनमें उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है उसको हमेशा, क्योंकि कम टेम्परेचर पर भी गैस की विलेयता बढ़ती है। तो यहाँ उच्च दाब और कम ताप दोनों अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन जब हम बोतल को कई बार खोलते हैं तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हम थोड़ा सा हिला दें और बोतल को खोले तो बोतल के ढक्कन को खोलते ही बोतल के अंदर का दाब एकदम से कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, और ऐसी समस्या अक्सर हमारे को देखने को मिलती है। दूसरा है बदबूदार पानी को उबालने पर घुलनशील गैसें बाहर निकल जाती है। ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था। जब भी हम पानी को उबालते हैं, पानी को उबालने से उसमें से बदबूदार गैसें बाहर निकल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर गैसों की विलेयता में कमी आती है। तीसरा हमारे शरीर से संबंधित अनुप्रयोग है। हम फेफड़ों में सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन जाकर के एकत्रित हो जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है
इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है, अतः वहां से ऑक्सीजन रक्त नलियों में चली जाती है, अर्थात रक्त में घुल जाती है। इसी प्रकार से जब वो ऊतकों में पहुंचती है तो वहां ऑक्सीजन का दाब कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन वहां पर बाहर निकल जाती है। इसको हम एक छोटे से एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे फेफड़े हैं और इन फेफड़ों में एक छोटा सा पार्ट, ये छोटी छोटी सी गोल गोल आपको एल्वियोली या कुपिकाएं होती है, जिनके चारों तरफ रक्त नलिकाएं लिपटी हुई रहती है। उसका एक छोटा सा भाग मैंने यहां पर तैयार किया है। ये रक्त नलिका है जो इस कुपिका के चारों तरफ लिपटी हुई है और यहां से ब्लड सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। तो जब यहां ब्लड सर्कुलेशन होता है तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो पीले रंग के कण आपको दिखाई दे रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और हरे रंग के कण जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो जैसे ही एल्वियोली के पास में ये रक्त कणिकाएं आती है, इनमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन कुपिकाओं में चली जाती है और इन कुपिकाओं में ऑक्सीजन का वाष्प दाब अधिक होता है, तो वो आराम से इस रक्त कणिकाओं के अंदर घुल जाती है, उनके ऊपर चली जाती है। तो इस प्रकार से जब ये आ रही है तो CO2 साथ में ला रही है, लेकिन जब जा रही है तो ऑक्सीजन को लेकर के ये यहां से निकल रही है, अर्थात ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होता है। और जब ये ऊतकों में पहुंचती है तो वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, तो वहां पर ऑक्सीजन निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ जुड़ जाती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया चलती है ये हेनरी के नियम के अनुसार ही चलती है। एक और महत्वपूर्ण इसका अनुप्रयोग है गोताखोर। आपने देखे होंगे गोता लगाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं और गहराई में चले जाते हैं। तो वो गहराई में जाते हैं तो वो अपने साथ पीछे एक सिलेंडर लगा करके लेके जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और अन्य गैसें घुली हुई रहती है। जब वे गहराई में होते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी उच्च दाब पर उनके रक्त में घुल जाती है, लेकिन जब वो वापस बाहर सतह पर आ रहे होते हैं तो नाइट्रोजन तेजी से उसकी घुलनशीलता कम होती है और वो बुलबुले के रूप में रक्त से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है और उस गोताखोर को असह्य पीड़ा का सामना करना पड़ता है और कई बार इसी विपरीत परिस्थिति में मृत्यु तक हो जाती है और इस स्थिति को बैंड कहा जाता है। इसको हम और थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें तो यहां पर ये एक गोताखोर है। आप इस गोताखोर के मुंह पर एक मास्क देख रहे हैं, पीछे एक सिलेंडर लगा रहता है, यानी इनकी एक विशेष ड्रेस होती है और उस ड्रेस का एक नाम है स्कूबा। इसीलिए इन गोताखोरों को स्कूबा डाइवर्स या स्कूबा गोताखोर के नाम से भी हम जानते हैं। जब ये स्कूबा गोताखोर इस स्कूबा पहन करके डाइव लगाते हैं और जब ये समुद्र की गहराई में जाते हैं तो अत्यधिक दाब के कारण नाइट्रोजन भी इनके रक्त में घुल जाती है और नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है। जब ये नीचे रहते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर आने लगते हैं दाब वापस कम होने लग जाता है और दाब कम होने पर नाइट्रोजन की विलेयता भी कम होने लग जाती है और वो बुलबुलों के रूप में हमारी रक्त नलियों में आ जाती है, जिसके कारण से असह्य पीड़ा का सामना करना पड़ता है और इसी परिस्थिति को हम बैंड के नाम से जानते हैं। और जब बैंड से बचना हो तो उसके लिए फिर क्या किया गया, जो भी इनका सिलेंडर है उस सिलेंडर में नाइट्रोजन की मात्रा को कम करके थोड़ी हीलियम की मात्रा भी डाली गई। वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडर में 11.7% हीलियम गैस डाली जाती है, जबकि 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन इन सिलेंडरों के अंदर उपस्थित होती है और इनका उपयोग करके स्कूबा डाइवर्स समुद्र में गोता लगाते हैं। लेकिन यहां पर अब भी 56.2% नाइट्रोजन है। तो वर्तमान में वैज्ञानिक और रिसर्च कर रहे हैं और अब नए सिलेंडर जो बनेंगे उनमें सिर्फ ऑक्सीजन और हीलियम ही मिलाई जाएगी, क्योंकि हीलियम की रक्त में विलेयता नाइट्रोजन की तुलना में बहुत कम होती है, ताकि गोताखोरों को बैंड जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसी प्रकार से पहाड़ों पर रहने वाले जो पर्वतारोही है, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचाई पर होते हैं और ऊंचाई पर ऑक्सीजन का जो वाष्प दाब होता है
ऑक्सीजन का दाब कम होता है, यानी ऑक्सीजन कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, जिसके कारण से उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनका शरीर कमजोर होने लगता है, उनके सोचने की क्षमता में कमी आ जाती है, वो चिड़चिड़ी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और इस प्रकार के लक्षणों को एनोक्सिया कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये पर्वतारोही है और ये पहाड़ पर चढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा इसको ऑक्सीजन की कम मात्रा मिलेगी और मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इसके शरीर की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर कमजोर होने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ने लग जाती है और इस प्रकार के लक्षणों को एनोक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पहाड़ पर चढ़ने वाले लोगों में एनोक्सिया, समुद्र में गोता लगाने वाले लोगों में बैंड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये सभी हेनरी के नियम के द्वारा हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझने में आया होगा। यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक बटन जरूर दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जरूरतमंद विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।